अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। NGT 111 की लेक्चर सीरीज़ का आज जो है वो 21वां लेक्चर है, डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है। डिसीजन मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन बाय द मैनेजर्स, यानी कि एक बहुत अहम कामों में से है एक जो है वो फ़ैसला लेना। तो ये क्या है? इट इज़ द सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपने जो काम करना है उसका जो तरीका है उसको डिसाइड कर लेना, फाइनल कर लेना, ये होता है डिसीजन। तो डिसीजन की दो थ्योरीज यहाँ पे बताई गई हैं, एक है रैशनल थ्योरी और एक है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल यानी कि वो है कि आप हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ रूल्स प्रोसीजर्स और सिस्टम होते हैं, उनके अंडर रह के जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो फैसले करती है या अपने जो डिसीजंस लेती है किसी भी काम को करने के, वो उसके ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल के हिसाब से होते हैं। रैशनल डिसीजन मेकिंग ये है कि आप जो है वो एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करेंगे रैशनल मॉडल को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हुए। रैशनल मॉडल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेस्ट तरीका यूज़ करोगे, एक सिस्टमेटिक तरीका यूज़ करोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसमें ये होता है कि आप हर इन्फॉर्मेशन, आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी अपने प्रोजेक्ट के मतलब चाहिए वो सारी मिले, फिर सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, फिर उसको इवेलुएट करना और देन फिर जो है वो एक जो है उसको सिलेक्ट कर लेना। यानी इसमें हर लिहाज से आप अपने डिसीजन के बारे में श्योर होते हो, आपके पास यानी हर किस्म की इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको इवेलुएट किया हुआ है और उसमें से आपने वन बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया हुआ है। तो ये होती है रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग हमने देखी, लेकिन लिमिटेड रैशनैलिटी को अब देखते हैं हम। रैशनल डिसीजन मेकिंग के हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाना, फिर इसको एनालाइज करना, नॉर्मल ज़िंदगी में ये जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है। इसीलिए हम जो अपनी ज़िंदगी में लिमिटेड रैशनैलिटी पाई जाती है, यानी हमें कोई फैसला करते हुए कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इतने वसाइल नहीं होते कि आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, आपको हर अल्टरनेटिव का पता हो और हर अल्टरनेटिव को आप उसका तजज़िया कर सको और फिर फैसला ले सको। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, हालात कभी ऐसे नहीं होते, तो इस लिहाज से हमें लिमिटेड रैशनैलिटी को अपनाना पड़ता है। रैशनल डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स कितने हैं? सबसे पहले सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स के जितने तरीके हो सकते हैं आपके काम को करने के, उन सब को आप जो है वो सर्च करें। फिर उन सब को, दूसरा है कि एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स की, उन सब अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट करें, उनका तज्जिया किया जाए कि इनमें से कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग करते हुए जो है वो अल्टरनेटिव देखते हुए एक मैनेजर जो है वो तीन किस्म के अप्रोचेज़ को है वो यूज़ करता है। एक है एक्सपीरियंस, यानी कि अपने पास्ट में उसने अगर ऐसा कोई फ़ैसला किया हो तो फिर वो कहेगा कि जी पहले भी मैंने ये फ़ैसला किया था, और उसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे दोबारा वो फ़ैसला लेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन, कि आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें, फर्स्ट टाइम है, आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेते हो, तो एक तजुर्बे के तौर पर आप कहते हो कि चले मैं ये फ़ैसला ले रहा हूँ। तीसरा रिसर्च और एनालिसिस करके, कि आप रिसर्च करो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, तज्जिया करो और फिर उसके बाद फ़ैसला लो। तो ये तीन किस्म के तरीके हैं जिससे आप अल्टरनेटिव का तज्जिया कर सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ डिसीजन है, दो किस्म के डिसीजन होते हैं। एक होता है प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन यानी कि वो डिसीजन जो पहले भी आप कई बार ले चुके हो, रिपीटेटिव होता है, रूटीन डिसीजन होता है, यानी उसके बारे में आपको पहले से पता होता है, प्रोग्राम किया होता है उसने आपने। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी है कि चेकिंग एट द चेक पोस्ट। अब चेक पोस्ट पे चेकिंग हर रोज़ हज़ारों बार हो रही होती है, तो सबको पता है कि उसका क्या प्रोसीजर है, करने वाले को पता है, करवाने वाले को पता है। यानी वो काम जो आप डेली बेस पे कर रहे होते हो जिसका प्रोसीजर पहले से पता हो, वो है प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजन के अचानक से आपके पास कोई सिचुएशन आ जाती है, इल डिफाइंड सिचुएशन है, आपके पास नॉलेज नहीं है उसके बारे में, पहली बार आपका उससे वास्ता पड़ रहा है, तो उस वक्त जो आप एक्शन लोगे वो एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। फिर डिसीजन मेकिंग की कुछ सिचुएशंस होती हैं। एक होती है अनसर्टेनिटी, यानी वही कि जिसमें आपको नॉलेज नहीं होता। दूसरी होती है सर्टेन, यानी आप रूटीन डिसीजन ले रहे होते हो तो हालात मुवाफिक होते हैं। और तीसरी होती है रिस्क सिचुएशन। जब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि आपके पास बिल्कुल किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो उस वक्त वो फिर रिस्क सिचुएशन बन जाती है। तो इन तीनों सिचुएशंस में जो है अपने डिसीजन को इम्प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक है मैथमेटिकल मॉडल यूज़ किया जाए, कि बाकायदा जो है वो हर चीज़ का जो है हिसाब किताब लगा के जो है ऑब्जेक्टिव्स को देख के जो है वो किया जाए। और दूसरा है कि जजमेंट और एक्सपीरियंस, कि आप जस्ट जज करो चीज़ों को और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से फैसला कर लो। तो यहाँ पे फिर तीन अप्रोचेज़ हैं डिसीजन मेकिंग की। एक है रिस्क एनालिसिस, दूसरी है डिसीजन ट्री और तीसरी है प्रेफरेंस थ्योरी। वक्त के साथ साथ बहुत सी मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन तीन तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में ये है कि जो इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर होगा वो ज़रूर ये देखने की कोशिश करेगा कि बेशक रिस्क है मेरे अगर फैसले में, लेकिन वो कितना है। वो इस रिस्क को इवेलुएट करने की कोशिश करेगा कि अगर मेरा नुकसान भी होता है तो क्या मैं उसे बर्दाश्त कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो कितना हो रहा है। यानी वो अपने रिस्क को इवेलुएट करने की कोशिश करेगा और देन फिर वो डिसाइड करेगा कि मुझे वो काम करना है या नहीं करना।
दूसरा है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में बाकायदा जो है वो सारे अल्टरनेटिव्स को देखेगा, हर अल्टरनेटिव यानी बाकायदा पता होगा कि फ़लाँ अल्टरनेटिव को यूज़ किया तो इतना फ़ायदा होगा, दूसरे को किया तो इतना होगा, तीसरे को किया तो इतना होगा। यानी हर अल्टरनेटिव की डिसीजन ट्री बनाया हो कि हर मुख्तलिफ 5 अल्टरनेटिव्स हैं, पाँचों की वो स्टडी करेगा और पाँचों में से फिर उसको जो सही लगेगा उस पर वो इम्प्लीमेंट करेगा अपना फैसला। और तीसरा है प्रेफरेंस थ्योरी या यूटिलिटी थ्योरी। इसमें ये जो है वो एक्सप्लेन करती है एक इंडिविजुअल एटीट्यूड को, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विलिंग होते हैं कि बेशक उन्हें एक तरफ हो के या तो आ रहा है या पा रहा है, यानी एक तरफ 1% है सिचुएशन कि आपको प्रॉफिट होगा और 99% लॉस होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन में भी रिस्क ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि 99% प्रॉफिट हो सकता है, 1% लॉस, तो वो इतना भी विलिंग नहीं होता कि वो 1% पे भी जो है वो कर सकें। तो जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं उनको गैम्बलर्स कहा जाता है, जो बहुत कम लेते हैं रिस्क अवर्टर्स कहा जाता है इनको। तो ये MCQs के लिहाज से याद रखने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद वो फैक्टर्स जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, उनमें सबसे पहला है पर्सनल डिफरेंसेस, कि ज़ात के लिहाज से आपकी पर्सनैलिटी, आपके एक्सपीरियंसेस वगैरह ऐसे होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट करते हैं। अब अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा हो कि उससे पहले बहुत नुकसान हुआ हो, तो वो फिर ऐसे रिस्क लेने को अवॉइड करेगा, ठीक है। तो इंसान की ज़ात पे ये चीज़ डिफरेंस होती है। उसके बाद रोल ऑफ नॉलेज, कि आपकी स्टडीज़ या आपका वही बात कि आपका ज़ाती नॉलेज जो है वो मुख्तलिफ होता है हर इंसान का, उसके लिहाज से ही वो रिस्क लेता है। और तीसरी चीज़ जो है वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं, कि आपका इदारा भी इस चीज़ पर बहुत इफेक्ट करता है कि आप रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर आपका इदारा ऐसा है कि अगर नुकसान थोड़ा बहुत हो गया भी तो उसके एम्प्लॉयज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस इदारे की रेपुटेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा मैनेजर ज़रूर रिस्क लेगा। लेकिन अगर आपका इदारा ऐसा है कि जो नया नया मार्केट में आया है, जो ज़रा सा भी लॉस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी रेपुटेशन को फ़र्क पड़ेगा या उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसा जो मैनेजर होगा वो कभी भी जो है वो रिस्क नहीं लेगा। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इफ़ेक्ट होते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।